मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को फाउंडर एंड सीईओ सौरभ जी। सौरभ जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत। सबसे पहले तो बाजार पर एक व्यू शेयर कीजिए सर कि कैसा लग रहा है बाजार आपको। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज अपनी जगह पर कायम है, चीजें बदल नहीं रही हैं, रुपए पर प्रेशर है, एफआईज की सेलिंग हो रही है। कैसे प्लान करें मार्केट में? देखिए, जो लास्ट 1-1.5 साल से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया संकट काल में है, इकोनॉमी की हालत संगीन है। मिडिल ईस्ट के बारे में जो मिडिल ईस्ट के जो मुद्दे हैं वो तो सबको पता ही है, बट साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए का रवैया है इंडिया के प्रति, वो भी मुझे कुछ मज़ेदार लग नहीं रहा। सो डोमेस्टिक दिक्कतें हैं, बरसात की दिक्कतें हैं, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, और हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग स्पेशली अमेरिका के साथ जो रिश्ता नाता है वो जो 5-10 साल पहले था वो रहा नहीं। सो संकट काल है, इकोनॉमी में स्लो डाउन और अर्निंग्स ग्रोथ में स्लो डाउन करीबन 2.5-3 साल से नजर आ रही है। वैल्यूएशंस अभी भी उस पैमाने पे सस्ते नहीं है। 1-2 स्पॉट्स ब्राइट है इंडियन मार्केट में, जैसे क्वालिटी का कमबैक हो रहा है, अच्छे क्वालिटी की स्टॉक्स का शानदार प्रदर्शन रहा है, बोथ अर्निंग्स के नजरिए से और शेयर प्राइस के नजरिए से। हेल्थ केयर, फार्मा, हेल्थ केयर ओरिएंटेड एक्सपोर्ट्स, फार्मा ओरिएंटेड एक्सपोर्ट्स, वहाँ पे मुझे काफ़ी तेजी दिख रही है। और तीसरा है, जैसे रुपये गिर रहा है, 100 की तरफ जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। बट अगर बिग पिक्चर की बात करें तो आई थिंक चिंताजनक सिचुएशन है, सावधानी बरतनी चाहिए। सौरभ जी, तो सवाल ये है कि अगर किसी के पास मान लीजिए कैश है, तो क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, या फिर वेट करें और जो चीजें अभी जो दिक्कतें बाजार की हैं उनके सेटल हो जाने के इंतजार कर लें? जो अगेन हम पिछले 4 साल से बोल रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इंडिया दुनिया के स्टॉक मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है, केवल 3% दुनिया के स्टॉक मार्केट का इंडिया है। बाकी जो 97% है उसमें से आधा अमेरिका है, 1/4 यूरोप है और 1/4 ईस्ट एशिया है। सो इन मार्केट्स में स्पेशली यूरोप और अमेरिका में स्मॉल एंड मिड कैप्स हेवी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। 30 ईयर लो पे है स्मॉल एंड मिड कैप्स की वैल्यूएशन लार्ज कैप्स के मुकाबले। सो डाइवर्सिफाई करना मेरे ख्याल से आवश्यक है। भारत सरकार ने गुजरात में गिफ्ट सिटी के थ्रू इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन लो कॉस्ट बना दिया है, टैक्स एफिशिएंट भी बना दिया है। सो जो भी इक्विटी पोर्टफोलियो जो मेरा खुद का है वो आधा इंडिया में निवेशित है और आधा दुनिया के दूसरे मार्केट्स में। अगर इंडिया में कैश लगाना है आपको, पहले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, पहली बार इंडियन मार्केट में आ रहे हो, तो आप लार्ज कैप क्वालिटी में आइए। स्मॉल एंड मिड कैप में अभी मेरे ख्याल से खतरे, 2 प्रकार के खतरे हैं। वैल्यूएशन भी सस्ते नहीं है और अर्निंग्स डाउनसाइड की संभावना भी मेरे ख्याल से काफ़ी एलिवेटेड है। सो ग्लोबली डाइवर्सिफाई कीजिए, पहली सलाह। अगर आप इंडिया में निवेश कर रहे हो पहली बार, तो लार्ज कैप क्वालिटी में कीजिए। क्वालिटी में अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, वैल्यूएशंस वाजिब है। लास्ट 10-15 ईयर्स में क्वालिटी इतना सस्ता मुझे कभी दिखा नहीं है। सो ओवरऑल पहली बार फर्स्ट टाइम निवेशक के लिए ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और इंडिया में क्वालिटी इन्वेस्टिंग ही समझदारी की बात रहेगी। नहीं, बिल्कुल सही सलाह है सर आपकी कि ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और आपने जो आंकड़े शेयर किए वो तो एक तरह से आई ओपनर है कि दुनिया की टोटल मार्केट कैप में अगर हम इंडिया का हिस्सा देखें तो सिर्फ 3% के आसपास का है। तो बाहर क्या कुछ चल रहा है जो हमारी अभी तक रीच में नहीं रहा है, उनके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन जो लोग इंडिया में अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं सौरभ जी, उनको जरा आप गाइड कीजिए। और सेक्टर्स कौन से आपको अच्छे लग रहे हैं, कहां पर बुलिश हो जाने का यह समय है? हाँ, जैसे मैं समझा रहा था, तीन सेक्टर्स, 3 जगह पे मुझे बहुत अर्निंग्स मोमेंटम अच्छी दिख रही है और वैल्यूएशंस भी वाजिब दिख रहे हैं। पहला है रुपये के टूटते हुए रुपये 100, मेरे ख्याल से 100 आराम से तोड़ेगी। लास्ट 1 साल में रुपये 10-12% टूट चुकी है। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरर्स के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर में भी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी। इनकी वैल्यूएशंस इनके 15 से 25 पी फॉरवर्ड के बीच में है। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में हम पोजीशन बना रहे हैं, दैनिक बेसिस पे पोजीशन बना रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है पूरा जो हेल्थ केयर और फार्मा का क्षेत्र है। भारत सरकार ने साफ साफ समझा दिया है लोगों को कि उनका खर्चा नहीं, सरकार खर्चा नहीं करेगी हॉस्पिटल्स पे, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी इत्यादि पे। सरकार आयुष्मान भारत पे को बैक कर रही है। तो जाहिर है सारा हेल्थ केयर का प्रोविजन प्राइवेट सेक्टर करेगी।
तो हम लोग हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक कंपनीज, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर्स, दवाई के कंपनी, ये पूरा सेक्टर मुझे बहुत डोमेस्टिक नज़रिए से अट्रैक्टिव लगता है और उसमें काफ़ी सारे कंपनी ग्लोबल बेसिस पे भी अच्छा काम कर रही है, इनको रुपी डिप्रिसिएशन का भी फ़ायदा मिल रहा है। सो हेल्थ केयर का स्पेस, हेल्थ केयर फार्मा का स्पेस, ये दूसरा आकर्षक स्पेस लग रहा है। और तीसरा पीएसयू बैंक्स का जो कोविड के बाद जो जोश था, जो जोश-खरोश से पीएसयू बैंक्स भाग रहे थे, वो चला गया है मेरे ख्याल से और क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का फिर से टाइम आ गया है। क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली ला सकते हैं अब और उनकी वैल्यूएशन पीएसयू बैंक्स के मुकाबले काफ़ी सस्ती लग रही है मुझे। सो क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वुड बी द थर्ड एरिया जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं। सौरभ सर, आईटी को लेकर आपका व्यू क्या है सर? बुलिश हैं आप, बेरिश हैं, या फिर एआई लेड डिमांड के इम्पैक्ट को लेकर जब तक क्लैरिटी ना हो जाए तब तक वेट करना चाहिए? रिसेंटली हमने देखा कि थोड़ी बाइंग आ रही है। क्या विचार है आपका आईटी के बारे में? देखिए, 2 चीज़ साफ दिख रहा है आईटी सेक्टर में। एक तो जॉब्स की भयंकर पिटाई आएगी, बिकॉज़ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो ऑलरेडी जो अनाउंस्ड रिजल्ट्स हैं, वहाँ पे दिख रहा है कि एआई का, आईटी कंपनीज़ का, इंडियन आईटी कंपनीज़ का एआई बिज़नेस 15-20% से ग्रो कर रहा है। बट नॉन एआई बिज़नेस ऑलरेडी श्रिंक कर रहा है। नॉन एआई रेवेन्यूज़ इनकी श्रिंक हो रही है और इनकी ज़्यादातर वर्कफ़ोर्स नॉन एआई में है। सो जॉब कट्स का तो माहौल मेरे ख्याल से हर क्वार्टर और डिफिकल्ट और संगीन होता जा रहा है और एनुअल रिपोर्ट्स में भी वो दिख रहा है। ऑब्वियसली कंपनीज प्रेस रिलीज नहीं करती है बोलते हुए कि हम 10-20 हज़ार लोग निकाल रहे हैं, बट एनुअल रिपोर्ट्स में जो एम्प्लॉय हेड काउंट है वो गिरता जा रहा है और इसका असर पड़ेगा इंडिया पे, कंजम्पशन पे पड़ेगा, रियल एस्टेट पे पड़ेगा। बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे जैसे रियल एस्टेट मार्केट्स पे आईटी के जॉब कट्स का एक असर बड़ा सा पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर वेस्टर्न कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज एआई पे खर्चा कर रही है, जाहिर है उनका इंडियन आईटी पे स्पेंड घटेगा, राइट? सो जितने हमारे देश में जितने आईटी कंपनीज है, ये सब टिक नहीं पाएंगे। कुछ छोटे आईटी कंपनीज ऑलरेडी बंद होना शुरू हो गए हैं, उनको धंधा नहीं मिल रहा। और एंड जो बड़े आईटी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वहाँ पे आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ की दिक्कतें आने वाले क्वार्टर्स में आएगी। ऑलरेडी आ चुकी है, टू बी ऑनेस्ट। ये लोग जो बड़े आईटी कंपनीज है, वो कॉस्ट कट्स के थ्रू, हेडकाउंट रिडक्शन के थ्रू अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करेंगे और अपने अर्निंग्स को ग्रो करने की चेष्टा करेंगे। सो हमारे पास 1-2 आईटी स्टॉक्स हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में हैं, बट ओवरऑल इस सेक्टर के लिए दिक्कतें बढ़ती रहेंगी क्वार्टर पे क्वार्टर। एक आखिरी सवाल सौरभ सर आपसे, कोई 5 साल से 7 साल का अगर किसी का टाइम फ्रेम हो, कोई और थीम या फिर सेक्टर जिस पर आप स्ट्रक्चरल आप देख रहे हैं कि चीजें बेहतर हो रही हों और जहां पर आप बुलिश हों? पहला है ग्लोबल इन्वेस्टिंग। आई थिंक आवश्यक है। जो भी दर्शक है आपके चैनल का, उन्होंने अगर अब ग्लोबल इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया है दुनिया भर के इक्विटीज में, उनको करना चाहिए। यूरोप, अमेरिका में आपको 15 से 20% डॉलर अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब करीबन 20 से 25% रुपी ईपीएस ग्रोथ आपको 15 से 20 पीई में मिल रहा है। सो जितना अर्निंग्स ग्रोथ उतना पीई। वैसे वैल्यूएशंस आपको इंडिया में लास्ट 15 साल में नहीं मिले होंगे। उसके साथ साथ जो ग्लोबल जो डिफेंस एरोस्पेस का जो खर्चा है, जो डेटा सेंटर, एआई, सेमीकंडक्टर्स का खर्चा है, जो अल्ट्रा लग्जरी स्पेंड, जो रईसों के खर्चे का जो पूरा माहौल है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जैसे मैंने बोला, इंडियन स्टॉक मार्केट आकर्षक है बट छोटी सी मार्केट है। तो दुनिया भर में डाइवर्सिफाई कीजिए। लास्ट 10-11 साल इंडियन इन्वेस्टर्स ने इंडिया डिस्कवर किया। अगले 10 साल में इंडियन इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टिंग को डिस्कवर करेंगे। और दूसरा, जैसे मैं समझा रहा था, क्वालिटी का कमबैक है। अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, हाई क्वालिटी कंपनीज की वैल्यूएशंस भी वाजिब है। लास्ट 10-15 ईयर्स में क्वालिटी इतना सस्ता नहीं रहा जैसा आज है। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो मार्केट में, रादर देन जंपिंग इनटू स्मॉल कैप्स के एक्साइटमेंट से दूर रहिए, लार्ज कैप क्वालिटी में निवेश कीजिए। ठीक है सौरभ सर, बहुत शुक्रिया इस गाइडेंस के लिए और तमाम पॉइंट्स जिस पर हमने बातचीत की उस पर आपने अपने बहुत ही सटीक बेहतरीन व्यूज आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। चलिए शो को यहीं पर समेटिए।